हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है व अभिनंदन करता हूं। हिंदी की इस क्लास में आज मुझको जो संज्ञा का दूसरा भाग बचा हुआ था, जिसमें मैंने आपसे बताया था कि संज्ञाओं के कुछ विशिष्ट विशेष प्रयोग होते हैं, उसके संबंध में मुझको आपसे चर्चा करनी है। तो आज इस दूसरी क्लास में संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग की चर्चा करने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। कल की क्लास में मैंने आपको संज्ञा के संबंध में विस्तृत और संज्ञा के जो विभिन्न मुख्य 5 भाग थे, अर्थ के आधार पर मैंने संज्ञा के 5 भाग आपको बताए थे। वही व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भाग बताए थे, जिसमें मैंने आपको रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ बताया था। और उसके बाद मैंने आपको अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भाग, मुख्य रूप से संज्ञा के 5 भाग मैंने जो आपको बताए थे, उसमें उसकी चर्चा, जिसमें मैंने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, इन 5 भेदों को बताया था। तो उसके संबंध में उसके कुछ विशिष्ट प्रयोग हैं कि मूल रूप से संज्ञा तो किसी दूसरे भाग की है, परंतु उसका प्रयोग कहीं कहीं दूसरे रूप में हो जाता है। तो उसकी विशिष्ट चर्चा मैं आपसे करने के लिए और उसके संबंध में जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, समस्त चर्चा मैं आपसे करूंगा आज। तो सबसे पहले मैंने लिया है संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग। इसमें सबसे पहली जो मैंने हेडिंग ली है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में। कहने का मतलब ये है कि इसमें ऐसे शब्द शामिल होंगे जो उदाहरण तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के होंगे, उदाहरण व्यक्तिवाचक संज्ञा के होते हैं, लेकिन उनका प्रयोग किसके तरीके से होगा, उनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी कहीं कहीं हो जाता है, उसकी चर्चा करेंगे। वही बात परिभाषा में मैंने लिखी है कि कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। कभी कभी ऐसी स्थिति बनेगी कि आपको लगेगा कि शब्द तो व्यक्तिवाचक का है, लेकिन उसका प्रयोग चूंकि जातिवाचक संज्ञा के रूप में होगा, तो यहाँ पे एग्जामिनर आपको फंसाने का प्रयास करेगा। लेकिन यदि आप इसके प्रयोग को समझ लेंगे तो आप बहुत आसानी से, यदि जो व्यक्तिवाचक का भी होगा लेकिन उसका प्रयोग जातिवाचक के रूप में हुआ होगा, तो आप बहुत आसानी से पकड़ पाएंगे। जैसे इसका उदाहरण मैंने लिया है, आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं। एक उदाहरण मैंने लिया है कि आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो अगर आपसे बात कीजिए तो हरिश्चंद्र चूंकि एक नाम है, हरिश्चंद्र क्या है, एक नाम है, तो यदि इसका मूल रूप देखा जाए, मूल रूप यदि बात की जाए तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आता है? अगर हरिश्चंद्र कहीं आपसे मूल रूप से पूछ लिया जाता है तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। लेकिन यहाँ पे बात क्या की गई है कि आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। देखो यहाँ मैंने लिखा है कि यहाँ हरिश्चंद्र किसी व्यक्ति का नाम ना होकर सत्यनिष्ठ व्यक्तियों की जाति का बोधक है। जैसे जो राजा हरिश्चंद्र थे, राजा हरिश्चंद्र अपने सत्यवादी उनका नाम ही था, उनके नाम में आगे जो लगा था सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, तो अपनी सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पे जो हरिश्चंद्र का प्रयोग हुआ कि आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, तो यहाँ पे हरिश्चंद्र का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए ना होके बल्कि उस सत्यनिष्ठ जाति की, पूरी जो सत्यनिष्ठ जाति है उस जाति के रूप में हुआ है। इसलिए यह कैसा आपका कैसी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। मेरे हिसाब से आप समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ हरिश्चंद्र का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए ना होकर पूरे चूंकि जो राजा हरिश्चंद्र थे उनकी संज्ञा एक सत्यवादी राजा के रूप में आती है, तो जो हरिश्चंद्र शब्द है तो यह पूरी सत्यवादी जाति के लिए, जो सत्यनिष्ठ जाति है, पूरी उस जाति का बोध यहाँ पे हरिश्चंद्र करा रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। तो वही बात है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग यहाँ कैसे हुआ है? जातिवाचक रूप में। उसके बाद दूसरा मैंने लिया है जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे शब्द होंगे जो महसूस मूलतः वो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। किसके उदाहरण होंगे? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे, लेकिन प्रयोग जब उनका वाक्य में जब उनका प्रयोग करेंगे तब वह हमको किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराएंगे, किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराएंगे। इसलिए वह जातिवाचक संज्ञा ना होकर यहाँ पे किस रूप में प्रयुक्त होंगे? व्यक्तिवाचक के रूप में। जैसे मैंने उदाहरण लिया है, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। अच्छा, जब मैंने गोस्वामी पढ़ा, सबसे पहले यहाँ मैंने गोस्वामी पढ़ा तो गोस्वामी एक जाति का बोध करा रहा है। गोस्वामी किसका बोध करा रहा है? जाति का बोध करा रहा है। लेकिन जैसे ही हम वाक्य में आगे बढ़े, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, तो रामचरितमानस की रचना किसने की है? गोस्वामी तुलसीदास ने। किसने की? गोस्वामी तुलसीदास ने। तो जब हम आगे बढ़े तो हमको ये स्पष्ट हो गया कि जो शुरुआत में गोस्वामी का प्रयोग किया गया है वह तुलसीदास के लिए किया गया। किसके लिए किया गया? तुलसीदास के लिए प्रयोग किया गया है। इसलिए यह जो गोस्वामी हो जाएगा यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि गोस्वामी किसी व्यक्ति विशेष के लिए ही यहाँ पे प्रयोग किया गया। तो चूंकि यह प्रयोग इस तरीके से किया गया है, यह जातिवाचक ना होकर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। वही बात मैंने लिखी कि यहाँ गोस्वामी किसी जाति का बोध न कराकर व्यक्ति गोस्वामी तुलसीदास का बोध कराता है। आप कहें गोस्वामी है किसी जाति का बोध न करा के गोस्वामी तुलसीदास का बोध कराता है, जो कि एक व्यक्ति विशेष है। इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग किया गया। जैसे मैंने दूसरा लिया है शुक्ल जी। अच्छा, जैसे मैंने शुक्ल पढ़ा, शुक्ल पढ़ते ही हमको एक जाति का बोध हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि शुक्ल एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जैसे ही हम वाक्य में आगे बढ़े, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा,
तुरंत एक बात आपको क्लिक करनी चाहिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया। तो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। तो इस शुक्ल से क्या स्पष्ट हो गया, जब हमने आगे पढ़ा कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो वहां ये बात स्पष्ट हो गई कि हिंदी साहित्य का इतिहास तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। तो इसका मतलब ये हो गया कि यह शुक्ल किसके लिए प्रयोग हुआ है, शुक्ल जी जो लिखा गया है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए प्रयोग हुआ। तो वैसे तो ये जातिवाचक संज्ञा थी, लेकिन जब हमने आगे पढ़ा और हमको पता चल गया कि इसका प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए किया गया है, तब यह किसका उदाहरण हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। मूल रूप से यह जातिवाचक संज्ञा थी, लेकिन जब वाक्य में हमने देखा तो इसका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह किया गया था। फिर तीसरा मैंने लिया है, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उनको जो है पंडित जी भी कहा जाता था। तो चूंकि अगर हम सिर्फ आगे पंडित पढ़े या सिर्फ पंडित पढ़े तो पंडित एक जाति विशेष का बोध कराता है, इसलिए यह मूल रूप से जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जैसे हमने आगे पढ़ा कि पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, हमको पता चल गया कि बात यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की जाए रही है। तो इसलिए किसका उदाहरण हो गया? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। मेरे हिसाब से यदि किसी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हो रहा होगा तो आप बहुत आसानी से पकड़ पाएंगे। और आपसे ऐसा ही प्रश्न बनेगा, इसमें आपको यही देगा कि पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये आप लिखा होगा और पंडित जी पे अंडरलाइन करेगा और वहां पे आपको पूछेगा यह किस संज्ञा का उदाहरण है, और पहला आप समाज जातिवाचक आपको देगा। लेकिन आपको नहीं फंसना है, क्योंकि पंडित जी का प्रयोग यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के लिए हुआ है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? दिखने में तो यह जातिवाचक लग रहा है, लेकिन वाक्य में प्रयोग होने पर यह क्या हो गया? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। फिर तीसरे में मैंने लिया है द्रव्यवाचक, समूहवाचक एवं भाववाचक। द्रव्यवाचक, समूहवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में। आपको याद रखना है कि द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक तीन संज्ञाएं मैंने ली है, और इसका प्रयोग किसके रूप में? जातिवाचक संज्ञा के रूप में। तो पहली चीज तो इसमें एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो आपका द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है और भाववाचक है, यह इन संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन के रूप में होता है। इसमें एक वचन में या बहुवचन के रूप में प्रयुक्त नहीं होती है। लेकिन यदि कहीं पे आपको ऐसा दिख जाए कि द्रव्यवाचक, समूहवाचक एवं भाववाचक इन तीनों संज्ञाओं का प्रयोग कहीं बहुवचन के रूप में हुआ हो, तब आप समझ जाइएगा कि बहुवचन होते ही या अपना रूप बदल के किसमें पहुंच जाएंगे? जातिवाचक संज्ञाओं में पहुंच जाएंगे। जो आपका द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है और भाववाचक, इन तीनों संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। लेकिन यदि कहीं भी आपको इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में दिख जाए तो बहुवचन होते ही ये तीनों संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती हैं। जैसे आप उदाहरण के रूप में समझिए, वहां तेल बिकता है। तो जब यहाँ पे तेल की बात की गई तो तेल एक वचन संज्ञा का उदाहरण हो गया। इसका एक वचन, तेल कैसा है? एक वचन है, तब यह द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण। जब मैंने सीधे एक आपसे उदाहरण दिया कि वहां तेल बिकता है, तो सिर्फ एक तेल की बात की, यानी तेल एक वचन। चूंकि जो तेल क्या है, मैंने आपको बताया कि बहुवचन नहीं होगा, एक वचन में प्रयोग होगा। तेल का प्रयोग यह एक वचन संज्ञा के रूप में हो रहा है, और तेल के विषय में मैंने कल आपको बताया था कि यह द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। लेकिन यहाँ नीचे मैंने लिखा वहां कई प्रकार के तेल थे। अब एक कई प्रकार लगने से क्या हो गया कि यह जो तेल था यह किस रूप में? पहले एक वचन के रूप में था, लेकिन अब बहुवचन के रूप में हो गया कि वहां सरसों का भी तेल बिक रहा, अलसी का तेल बिक रहा, या अन्य भी जो भी मूंगफली का तेल बिक रहा, अन्य किसी भी, यानी सारे तेलों की बात कर ली गई कि वहां कई प्रकार के तेल बिकते हैं। तो इससे ये स्पष्ट हो गया, पहले तो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण था, लेकिन जब कई प्रकार के तेल की बात हो गई तो वह पूरी तेल जाति का बोध करा रहा, वह पूरी तेल जाति का बोध करा रहा है। इसलिए अब इसका प्रयोग किस रूप में हो गया? जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो गया। तो बिल्कुल स्पष्ट आपको ये याद रखना है, अगर आप इसमें कंफ्यूज भी होते हैं तो आपको बिल्कुल स्पष्ट याद रखना है कि यदि किसी द्रव्यवाचक, किसी समूहवाचक या किसी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन के रूप में हुआ है तो वह हमेशा जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगी। वह हमेशा किस रूप में परिवर्तित होगी? वह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, जब इन तीनों का प्रयोग बहुवचन के रूप में होगा। जैसे दूसरा मैंने लिया है, सेना युद्ध के लिए तैयार है। तो यहाँ पे सेना एक वचन के रूप में सेना का प्रयोग है, सेना युद्ध के लिए तैयार है, एक वचन के रूप में प्रयोग होगा। तो सेना का मैंने आपको उदाहरण करके बताया था कि यह समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो यहाँ पे तो यह समूहवाचक थी, लेकिन फिर हुआ सेनाओं में मुठभेड़ हुई। जैसे सेना का बहुवचन बन गया सेनाओं में मुठभेड़ हुई, कहने का मतलब यहाँ पे उस पूरी सेना जाति का बोध कराया जा रहा है। तो जैसे इसका बहुवचन बन गया, यह कौन सी संज्ञा हो गई? यह आपकी जातिवाचक संज्ञा के रूप में बदल गई। तो बस वही बात है कि यह सेना जो था क्या था? एक समूहवाचक संज्ञा थी, इसका बहुवचन बनने पर यह जातिवाचक संज्ञा हो गई। उसकी चोरी पकड़ी गई। तो यहाँ पे चोरी का प्रयोग एक वचन के रूप में हुआ, और कौन सी संज्ञा है यहाँ पे? उसकी चोरी पकड़ी गई, यानी कि भाववाचक संज्ञा है। अच्छा, अब एक बात आप याद रखिएगा कि
उसकी चोरी पकड़ी गई, किसी ने चोरी की है, हम उस चोरी की बात कर रहे हैं, तो उस चोरी को तो नाम चोर को तो पकड़ सकते हैं, लेकिन ना तो चोरी को पकड़ सकते हैं, ना देख सकते हैं, चोर को देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, इसलिए चोर क्या हो जाएगा, एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। लेकिन चोरी क्या हो जाएगा, चोरी है तो संज्ञा, लेकिन ना उसको हम देख सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ना छू सकते हैं, इसलिए चोरी एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। जब उसकी बात मैंने यहाँ पे की, उसकी चोरी पकड़ी गई, तब तो यह एक भाववाचक संज्ञा होगी। लेकिन जैसे इसका बहुवचन बना कि उस इलाके में कई चोरियां, जैसे इसका बहुवचन हुआ कि उस इलाके में कई चोरियां हुई, तो यह किस रूप में परिवर्तित हो गया, या जातिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित हो गया। तो मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गया होगा कि पहले चोरी एक वचन था तो वह भाववाचक संज्ञा थी, लेकिन जैसे इसका बहुवचन किया गया, चोरी का चोरियां हो गया, या किस संज्ञा में परिवर्तित हो गई, जातिवाचक के रूप में परिवर्तित हो गई, क्योंकि जब यहाँ पे कई चोरियों की बात हुई, तब यहाँ उस पूरी चोरी जाति का बोध करा रहा है। तो मेरे हिसाब से आप द्रव्यवाचक, समूहवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग जब जातिवाचक के रूप में होगा, वो बात आप समझ गए होंगे कि यदि इन तीनों संज्ञाओं का कहीं बहुवचन आपको पहली चीज ये अपने मूल रूप में एक वचन में ही होगी, लेकिन यदि इनका बहुवचन लिखा है तो वह तुरंत अपने मूल रूप से परिवर्तित होकर जातिवाचक संज्ञा बन जाएंगी। तो इसी क्रम में मैंने नोट भी लिखा है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि द्रव्यवाचक, समूहवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है, बहुवचन में कभी नहीं होता है, क्योंकि बहुवचन में प्रयोग होने पर वे जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। मैंने आपको बताया कि मूल रूप से तीनों संज्ञा एक वचन में प्रयुक्त होती है, लेकिन जैसे इनका बहुवचन होगा, यह जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएंगे। फिर चौथा मैंने लिया है विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में। विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में, कुछ ऐसे विशेषण शब्द होंगे जो विशेषण के रूप में तो प्रयुक्त होते ही हैं, लेकिन कहीं कहीं इनका प्रयोग संज्ञा के रूप में भी होगा। उसके संबंध में आप जानिए कि जिस विशेषण के साथ उसका विशेष से नहीं लगा होता है, उसका प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है। अच्छा, जो विशेषण और विशेष मैं यहाँ पे एक संक्षिप्त आपको बताया दे रहा हूँ इसके संबंध में कि विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण शब्द कहा जाता है। और विशेष किसे कहा जाता है, जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम दोनों में से जिसकी भी विशेषता बताई जा रही होगी उसको विशेष कहते हैं। तो विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में क्या है कि जिस विशेषण के साथ उसका विशेष नहीं लगा होगा उसको उसका प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है। जैसे वह बहुत गरीब है, तो वह बहुत गरीब है, तो यहाँ पे गरीब क्या है, गरीब एक विशेषण है, क्योंकि वह गरीब किसकी विशेषता बता रहा है, यहाँ पे वह सर्वनाम की विशेषता इस गरीब द्वारा बताई जा रही है, तो गरीब एक विशेषण हो गया और वह क्या हो गया, विशेष हो गया। तो चूंकि इस विशेषण के साथ विशेष लगा है, तो यह गरीब किसके रूप में प्रयुक्त हुआ है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो यहाँ पे चूंकि गरीब तो एक विशेषण शब्द था, तो विशेषण के लिए अनिवार्य है कि उसका विशेष से आना जरूरी है, लेकिन चूंकि इसमें कोई विशेष से नहीं आ रहा है और गरीबों का प्रयोग एक कर्ता के रूप में हो रहा है, इसलिए यह गरीबों क्या हो जाएगा, यह एक संज्ञा हो जाएगी। गरीबों क्या हो जाएगा, एक संज्ञा हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में कैसे होगा। जब विशेषण शब्द के साथ विशेष से लगा होगा, जब विशेषण शब्द के साथ विशेष से लगा होगा, तब तो वह उसका मूल रूप अपने मूल रूप विशेषण में ही प्रयुक्त होगा, विशेषण ही माना जाएगा। लेकिन जब आपका जो विशेषण होगा उसके साथ विशेष का प्रयोग नहीं होगा और जो विशेषण किसी कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो रहा होगा, तो वह क्या हो जाएगा, वह संज्ञा हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपको यहाँ पे रिकॉल कराऊं तो गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो यहाँ पे गरीबों तो एक संज्ञा होगा, लेकिन गरीबों कौन सी संज्ञा है, तब आपको याद रखना होगा कि गरीबों ये पूरी गरीब जाति का बोध करा रहा है, इसलिए गरीबों किसका उदाहरण हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। फिर वे जाने माने विद्वान है, वे जाने माने विद्वान है, तो विद्वान कौन है, वे, तो इसमें विशेषता कौन बता रहा है, विद्वान, तो विद्वान क्या हो गया, विशेषण हो गया। किसकी विशेषता बता रहा है, वे सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, किसकी, जो वे सर्वनाम इसमें लगा उसकी विशेषता बता रहा है। तो चूंकि इसके साथ विशेष भी आ गया, तो इस विद्वान का प्रयोग विशेषण के रूप में होगा। इस विद्वान को क्या माना जाएगा, यह एक विशेषण है। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा कि विद्वानों का आदर करो, विद्वान तो एक विशेषण था, लेकिन अब यहाँ पे विद्वानों के साथ कोई इसका विशेष से नहीं या किसी की विशेषता नहीं बता रहा, बल्कि एक कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो विद्वानों का आदर करो, अब विद्वानों का प्रयोग किसके रूप में हुआ है, संज्ञा के रूप में हुआ। किसके रूप में हुआ, संज्ञा के रूप में हुआ। और विद्वानों कैसी संज्ञा है, तो विद्वानों भी एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह विद्वान जाति का बोध करा रही। तो मेरे हिसाब से विशेषण से जो संज्ञा में परिवर्तित होते, जो विशेषण शब्द संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं, आप समझ गए होंगे। फिर पांचवा मैंने लिया है क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में, इसको कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा। कुछ ऐसी क्रिया, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो मूल रूप से तो क्रिया है, लेकिन इनका प्रयोग एक संज्ञा के रूप में होता है, तब आप याद रखिएगा कि इसको क्या कहा जाता है, क्रियार्थक संज्ञा। क्या कहा जाएगा, क्रियार्थक।
कि यदि किसी क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में हो रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा, क्रियार्थक संज्ञा कहा जाएगा। और ये प्रश्न भी आपसे डायरेक्ट बन सकता है कि क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है। तब आपको याद रखना है कि ऐसे शब्द जो मूल रूप से तो क्रिया है लेकिन उनका प्रयोग संज्ञा के रूप में हो रहा है, क्रियार्थक संज्ञा कहलाएंगे। वही बात यहाँ लिखी है कि क्रिया से बने जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के समान हो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। क्रिया से बने जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के समान हो उन्हें क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे टहलना सेहत के लिए जरूरी है। अब देखिए टहलना क्या, टहलना एक क्रिया है, टहलना एक क्रिया है, लेकिन यहाँ पे टहलना का प्रयोग किस कर्ता के रूप में हुआ है, टहलना का प्रयोग कर्ता के रूप में हुआ है, इसलिए यह क्या हो जाएगी, यह संज्ञा हो जाएगी। क्या हो गया, संज्ञा हो गया। टहलना सेहत के लिए जरूरी है। पढ़ना, अच्छा टहलना चूंकि एक क्रिया है तो यदि हम वाक्य में ऐसे ऐसे अगर इसका प्रयोग करें कि राम टहल रहा है, इसका मतलब वह टहलने का काम कर रहा है, टहलने का काम कर रहा है इस समय, इसलिए वह क्रिया है। लेकिन जब यहाँ पे मैंने इस टहलने का प्रयोग किया कि टहलना सेहत के लिए जरूरी है, तो सिर्फ हमने एक भाव को महसूस किया, टहलने वाले भाव को महसूस किया है, इसलिए यह संज्ञा का उदाहरण है। और किस संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, टहलना सेहत के लिए आज जरूरी है, तो टहलना यहाँ पे भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। जैसे पढ़ना, पढ़ना एक अच्छी आदत, तो पढ़ना पढ़ना एक क्रिया है लेकिन इसका यहाँ पे प्रयोग भाववाचक संज्ञा के रूप में हो रहा है, क्योंकि अब सिर्फ उसको महसूस करना किसी से कह रहे हैं कि पढ़ना एक आदत है, न कि पढ़ने का कार्य किया जा रहा है, इसलिए क्रिया ना होकर क्या है, भाववाचक संज्ञा। जैसे दौड़ना, दौड़ना भी एक क्रिया है, खिलाड़ियों की दिनचर्या में शामिल, मैंने एक उदाहरण दिया, दौड़ना खिलाड़ियों की दिनचर्या में शामिल है, तो जब दौड़ने का काम किया जा रहा होगा तब तो यह क्रिया के रूप में प्रयुक्त होगा। लेकिन यहाँ पे इसका काम न करते हुए हम किसी दूसरे को ये बात बता रहे हैं कि दौड़ना खिलाड़ियों की दिनचर्या में शामिल है, यानी कि इस बात को हम इस भाव को महसूस कर रहे हैं, तो दौड़ना किसका उदाहरण हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। और ये बात आप याद रखिएगा कि यदि क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में हो रहा है तो उसको क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। फिर छठा मैंने लिया है अव्यय का प्रयोग संज्ञा के रूप में। कुछ ऐसे अव्यय होंगे जिनका प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है, जैसे हाँ में हाँ मिलाना, उसकी आदत है, हाँ में हाँ मिलाना उसकी आदत है, तो यहाँ पे जो हाँ में हाँ है वह क्रिया विशेषण अव्यय के रूप में प्रयुक्त। जो हाँ में हाँ मिलाना है वह मूल रूप से क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है। हाँ में हाँ मिलाना क्या है, मूल रूप से क्रिया विशेषण अव्यय है, लेकिन इस वाक्य में इसका प्रयोग संज्ञा के रूप में होगा। किस रूप में हुआ, संज्ञा के रूप में। तो अव्यय का प्रयोग संज्ञा के रूप में आप समझ सकते हैं। जैसे क्या, हाँ क्या हाय हाय लगा रखी, क्या हाय हाय लगा रखी, तो हाय हाय क्या है, एक विस्मयादिबोधक अव्यय है। क्या है, एक विस्मयादिबोधक अव्यय है, लेकिन चूंकि यहाँ पे इसका प्रयोग कर्ता के रूप में हो रहा, क्या तो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, क्या को छोड़ दीजिए, हाय हाय का प्रयोग किसके लिए हुआ, हाय हाय का प्रयोग हुआ है आपका कर्ता के रूप में, इसलिए यह किसका उदाहरण हो जाएगा, यह संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। इसी तरीके से हाँ में हाँ मिलाना यह क्रिया विशेषण अव्यय है, लेकिन इसका प्रयोग चूंकि यहाँ इस वाक्य में कर्ता के रूप में हो रहा है इसलिए यह संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, हाय हाय विस्मयादिबोधक अव्यय का प्रयोग संज्ञा के रूप में इस वाक्य में हुआ है। तो फिलहाल जो संज्ञा के विशिष्ट प्रयोग थे, संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग थे, बहुत आसानी से मैंने आपको समझा दिए हैं। और मेरे हिसाब से अगर आपको ये दोनों क्लासें तैयार हो जाएंगी तो संज्ञा से बनने वाला कोई भी प्रश्न, और आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, मेरे हिसाब से संज्ञा से बनने वाला कोई प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। उसके बाद मैंने एक टॉपिक लिया यहीं पे, पद परिचय, क्योंकि यह संज्ञा से ही रिलेटेड टॉपिक था, तो मैंने यहीं पे इसको उठा लिया है कि यह संज्ञा से रिलेटेड था, इसलिए मैंने इसको यहीं पे शामिल कर दिया है। और इसके संबंध में मैं आपको संक्षेप में यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि पद परिचय में वाक्य के प्रत्येक पद को अलग अलग करके उसका व्याकरणिक स्वरूप बताते हुए अन्य शब्दों से उसका संबंध बताना चाहिए। पद परिचय क्या होता है कि जो वाक्य लिखा है उसके प्रत्येक पद को अलग अलग करके उनके आपसी संबंध को बताते हुए व्याकरण की दृष्टि से किस रूप में उनका प्रयोग हुआ है, इसकी चर्चा करना ही पद परिचय के अंतर्गत आता है। बात आपको याद रखनी है। फिर जैसे आपके लिए इतना परिभाषा इसकी महत्वपूर्ण नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ कभी कभी इस तरीके से वाक्य देखिए आपको इनके संबंध के विषय में पूछा जा सकता है। फिर संज्ञा का पद परिचय, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का पद परिचय देते समय संज्ञा, उसका भेद, लिंग, वचन, कारक एवं अन्य पदों से उसका संबंध बताना चाहिए। तो हम इसके संबंध में चर्चा करेंगे। संज्ञा के पद परिचय के संबंध में जब हम किसी वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि संज्ञा कौन सी है और उसका किसके साथ क्या संबंध है, कौन सा कारक है, कौन सा वचन है, कौन सा लिंग है। तो इस संबंध में हमको पूरी जानकारी वाक्य के संबंध में होनी चाहिए। तो एक वाक्य मैंने लिया है, इसी से आपको समझा दूंगा और इसके बाद आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे उदाहरण मैंने लिया है, राम ने रावण को बाण से मारा। तो पहली चीज तो हम इसमें सबसे पहले हमको ये पकड़ना होगा कि इस वाक्य में संज्ञा क्या है। तो देखिए सबसे पहली संज्ञा है इसमें राम। राम कौन सी संज्ञा हो गई, मैंने आपको बताया यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर आपका मिला यहाँ पर रावण, तो रावण भी संज्ञा, और रावण भी कैसी संज्ञा है,
व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर यहाँ पे एक संज्ञा आपको और मिल गई, बाण। क्या मिला? बाण। और बाण कैसी संज्ञा है? बाण एक जातिवाचक संज्ञा है। मेरे हिसाब से आप समझ पाएंगे कि इस वाक्य में यदि आपसे ऐसा प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित वाक्य में कितनी संज्ञाओं का प्रयोग हुआ है, तब आपको याद रखना है कि इसमें 3 संज्ञाओं का प्रयोग हुआ है, राम, रावण और बाण। फिर यहाँ से एक प्रश्न और आपसे बन सकता है कि निम्नलिखित इस वाक्य में कितनी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग हुआ। तब जब आप संज्ञाओं के भेद को आपने बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ रखा है, आप समझ पाएंगे उसको, तो बहुत आसानी से इसमें ढूंढ लेंगे कि जो आपका राम है यह भी व्यक्तिवाचक है और आपका जो रावण है यह भी व्यक्तिवाचक है। लेकिन तीसरी संज्ञा जो बाण है, चूंकि यह जातिवाचक है, तो जब हमसे उसने व्यक्तिवाचक पूछा तो हमारा जवाब 2 हो जाएगा। कुल संज्ञाएं 3 है लेकिन व्यक्तिवाचक 2 है। यदि जातिवाचक पूछ लिया जाए तो 1 संज्ञा है। अब उसके बाद हमसे यहाँ पे कारक पूछ सकता है, तो राम के साथ किस कारक का प्रयोग हुआ? जब मैंने वहां पे आपको समास में कारक पढ़ाए थे तो पहला ही कारक मैंने बताया था कर्ता कारक था और उसका चिन्ह क्या था? ने। तो राम का प्रयोग एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ और चूंकि यह सबसे पहला, और इसके साथ देखो ने का प्रयोग हुआ, यानी कि किस कारक का उदाहरण है? कर्ता कारक का उदाहरण है। कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक। और यदि वचन की बात पूछी जाए तो राम क्या है? अकेला है, तो यह कौन सा वचन हो गया? एक वचन हो गया। यदि यहाँ पे लिंग की बात मैं आपसे पूछूं, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो यह चूंकि क्या है? पुरुष है, इसलिए यह पुल्लिंग का उदाहरण है। तो यही संबंध आपको बताना था कि राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कर्ता कारक का उदाहरण है, एक वचन का उदाहरण है और जो आपका क्या है? पुल्लिंग है। लिंग में क्या है? पुल्लिंग। फिर रावण को, तो रावण मैंने आपको बताया यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब रावण को चिन्ह किसमें आ रहा था? कर्ता ने कर्म को। तो कारक आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा कारक है? कर्म कारक। कौन सा कारक हो गया? कर्म कारक। और यदि आपसे यहाँ पे फिर वही वचन पूछ लिया जाए तो एक वचन है, लिंग पूछ लिया जाए तो पुल्लिंग है। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। फिर बाण से, फिर आगे यहाँ पे, तो बाण को मैंने क्या बताया? यह जातिवाचक है। अब से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यह कौन सा कारक हो गया? आपका करण कारक हो गया। कौन सा कारक? करण कारक हो गया। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। तो बाण से मारा, और एक किस वचन का? एक बाण की यहाँ पे बात हो रही, तो एक वचन का उदाहरण है। ठीक, तो मेरे हिसाब से इस तरीके के संबंध को बहुत आसानी से आप समझ पाए होंगे। और अगर देखते हैं अगली क्लास में मैं आपको विस्तृत लिंग वचन कारक के संबंध में एक बार पुनः, मैंने कारक के संबंध में आपको पीछे पढ़ा दिया था लेकिन लिंग वचन बचा है, तो लिंग वचन कारक की क्लास में अगली ले लूंगा और उसमें मैं इसके संबंध में विस्तृत आपको बता दूंगा। लेकिन आपसे संबंध बनाने को इस तरीके से पूछा जा सकता है और मेरे हिसाब से संज्ञा की दोनों क्लास से आपको तैयार है। तो यहाँ से इस तरीके के वाक्यों से यदि आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप बहुत आसानी से उन प्रश्नों को बना पाएंगे। फिलहाल आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शिक्षा पथ को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ संविधान की क्लासों में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से जो मेरी संविधान संशोधन की श्रृंखला चल रही है वहां भी जाके आप विभिन्न संविधान संशोधनों को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। फिलहाल आप मेरे चैनल को जितना आप शेयर करेंगे और जितने सब्सक्रिप्शन उसके बढ़ेंगे, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रदान करने का प्रयास करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।